हाय गाइस। हमने पिछले वीडियो में लाइफ साइंस के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग जो आईकेएस में मेडिकल साइंस ये ब्रांच आती है या इसके बारे में क्या बताया गया है, इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो हमने लाइफ साइंस के बारे में शुरू किया था। तो लाइफ साइंस जो है ना, तो वो कुछ हम लोग इस तरह से देखने वाले हैं। एक तो हमने एनिमल साइंस और प्लांट साइंस के बारे में बात की, राइट। फिर हम लोग आज बात करने वाले हैं मेडिकल साइंस के बारे में। इसमें भी हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे ह्यूमंस के लिए, मतलब जिसको स्वास्थ्य विज्ञान ह्यूमंस का कहा जाता है, उस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। एनिमल्स का जो है उसके बारे में हमने एनिमल साइंस का वीडियो जब देखा था, तब हमने थोड़ा सा एक लास्ट वाला पार्ट उसके लिए डेडिकेट किया था। और फिर हम लोग बात करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच इन आईकेएस, दैट इज़ एग्रीकल्चरल साइंस। ओके, सो इन 3 ब्रांचेस के बारे में लाइफ साइंस के सीरीज में हमें बात करनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस मेडिकल साइंस इन आईकेएस। तो देखो, हर एक ब्रांच के कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट। तो वैसे अगर हम मेडिकल साइंस के बारे में बात करेंगे ना, तो इसमें स्वास्थ्य विज्ञान या आयुर्वेद जिसको कहा जाता है, ओके। सो आयुर्वेद के बारे में जब भी हम कभी बात करेंगे, तो उसमें बेसिक जो उसका प्रिंसिपल है वो क्या है कि एवरी केस इज डिफरेंट, ओके। एवरी ह्यूमन नीड्स सम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। जनरलाइज ट्रीटमेंट आयुर्वेद में नहीं दिया जाता, ओके। तो उसमें उसका डाइट क्या है, ओके, उसके लाइफस्टाइल क्या है, और हम बात करेंगे तो उसका सराउंडिंग क्या है। तो अगर आयुर्वेद का अगर आप बेसिक स्कोप देखना चाहे तो उसमें क्या क्या आएगा। अगर कोई भी ट्रीटमेंट करवानी है तो आयुर्वेद में क्या क्या देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आयुर्वेद में देखा जाएगा कि उसका डाइट क्या है, ठीक है। फिर देखा जाएगा कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है, ओके। फिर देखा जाएगा कि इससे रिलेटेड अगर बात करेंगे हम आगे, तो कि उसकी सराउंडिंग क्या है, ओके। तो इन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है कि पूरा स्टडी करके आयुर्वेद में ट्रीटमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। एलोपैथी में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा जो फोकस होता है वो सिम्टम्स ट्रीट करने में होता है, राइट। सो आयुर्वेद में क्या ट्रीट करते हैं, तो आयुर्वेद में डिसीज का रूट ट्रीट करते हैं, ओके। सिम्टम्स ट्रीट करना मतलब जो इजी रिलीफ देना पेशेंट को, ये सेकेंडरी क्या है तो एम है आयुर्वेद में। पर आयुर्वेद में क्या ट्रीट किया जाता है, पूरा का पूरा रूट ट्रीट किया जाता है कि उस डिसीज का रूट कहाँ से है, और क्या ऐसे रीजंस है कि जिससे ये डिसीज जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। सो दिस साइंस इज हैविंग सम काइंड ऑफ वी कैन से रीजंस, ओके। सो रीजंस का सेट होता है इनके पास कि कोई भी डिसीज क्यों बॉडी में अराइज होता है। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो है वो चलता है, ओके। सो एक और खास बात है आयुर्वेद के बारे में कि आपका जो माइंड है ना, सो माइंड बॉडी relationship, okay, mind body relationship. So this is very special case in case of ayurved, okay। ये बहुत अच्छा रिलेशन आयुर्वेद में इन लोगों ने डेवलप करके रखा है कि सारे कौन से भी डिसीज है उनका अगर ट्रीट करना है उनको या उनका कॉज ढूंढना है, तो माइंड का भी ये लोग बहुत अच्छे से क्या करते हैं तो ख्याल रखते हैं, और माइंड का भी इसके पूरे के पूरे पिक्चर में बहुत अच्छा रोल होता है। सो इसका ही अगर हम सोचे तो जो कितने जितने भी सारे डिसीजेस है ना, उनको 2 केस में डिवाइड किया गया है आयुर्वेद में, ओके। सो दिस इज सुपरफिशियल डिवीजन। सो एक है आधी। सो डिवीजन अगर हम कहेंगे, सो आयुर्वेद में डिवीजन कैसे किया है, एक है आधी और एक है व्याधि, ओके। ऐसा एक डिवीजन है। सो आधी क्या है, आधी मीन्स डिसीजेस ऑफ माइंड, ओके। और व्याधि क्या है,
डिसीजेस ऑफ बॉडी। ठीक है, सो इस तरह से ये सारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया है। एक फेमस बुक है दैट इज योग वासिष्ठ, ओके, या योग वशिष्ठ भी बोलते हैं उसको। सो इस योग वशिष्ठ में अगर हम आप देखते हो तो वशिष्ठ ऋषि जो है वो श्री राम को कहते हैं कि रोगों के मतलब डिसीजेस के दो टाइप्स होते हैं, एक है आधिज, ओके, और दूसरा है अनाधिज। सो इस बुक में भी उन्होंने डिसीजेस के ये दो टाइप्स किए हैं। सो बेसिकली अगर आप डिसीजेस को क्लासिफाई करना चाहे तो दो ही टाइप से इन लोगों ने किया है, एक तो माइंड के जो डिसीजेस है, ओके, और दूसरे जो है वो कौन से है, वो बॉडी के हैं। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन चलता है। अगर आधिच रोगों का भी आप लोग क्लासिफाई करेंगे आगे जाके तो उसमें भी इन लोगों ने क्लासिफाई किया है। एक होते हैं सामान्य और दूसरे होते हैं जो कि जिनको बोला गया है सार। ठीक है, तो आप लोग रिलेट कर सकते हो राइट कि कैसे इन लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है। सो कैसे सामान्य मतलब क्या कि जो स्ट्रेस से पैदा होते हैं, जब हम डे टू डे लाइफ में यहाँ वहाँ बिहेव करते हैं या कुछ हमारे डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं, तब जो कुछ भी आपको स्ट्रेस पैदा होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस यू गेट सम काइंड ऑफ डिसीजेस, ओके, एंड दोज डिसीजेस आर नोन एज सामान्य रोग, ओके, एंड व्हाट आर सार रोग की जिसमें सभी को इन सारे रोग से गुजरना पड़ता है। देर इज नो एक्सक्यूज, राइट। जैसे उन्होंने कहा है कि जन्म लेना, ओके, मृत्यु, सो दैट इज ऑल्सो सार। सो वी कैनॉट अवॉइड दिस, बट श्योरली वी कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ डिसीजेस, ओके, दिस इज अनअवॉइडेबल। सो इस तरह से पूरी लाइफ प्रोसेसेस है जिसमें कोई भी डिफेक्ट अगर पैदा होता है तो उसको उस कैटेगरी में इन लोगों ने क्या किया है तो डिसीजेस में क्लासिफाई किया है, ओके। तो अनाधिज क्या होते हैं कि जो रोग, ऐसे कुछ डिसीजेस जो जिसका माइंड से वैसे रिलेशन नहीं है, बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उनको अनाधिज बोलते हैं। जैसे इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ओके, इस तरह से। सो इन लाइक इंजरी, ओके, infections, so these type of diseases are called as अनाधिज diseases, okay। so इस तरह से डिसीजेस जो है उनको आयुर्वेद जो है वो क्लासिफाई करता है, ओके। तो अब श्री राम जो है तो वो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि को क्वेश्चन करता है क्या कि जो आपकी जो आधिज व्याधि है, ओके, वो कैसे उत्पन्न होती है, मतलब आधिज जो है वो व्याधि में कैसा कन्वर्ट होता है। तो वशिष्ठ बोलते हैं कि मनुष्य का जो कुछ भी माइंड है उसमें बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, ओके, बहुत सारी इच्छाएं होती है। तो जब वो कंप्लीट नहीं होती तो मन जो है हमारा, माइंड है जो हमारा, वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस योर ब्रीथ गेट डिस्टर्ब्स, ओके। और इस तरह से क्या होता है कि आपका जो इंटरनल वैस्कुलर सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस रॉन्ग डाइजेशन क्या हो जाता है, रॉन्ग डाइजेशन या ओवर डाइजेशन या नॉन डाइजेशन ये तैयार हो जाता है, और फिर आपकी जो बॉडी है इसमें डिफेक्ट आ जाता है और इस तरह से व्याधि जो है वो तैयार होती है। सो वशिष्ठ जो है वो बेसिकली तीन टाइप्स कहते हैं कि बिकॉज ऑफ योर माइंड डिस्टर्बेंस, ओके, क्या क्या उत्पन्न होता है। एक तो रॉन्ग डाइजेशन, ओके, फिर उन्होंने बोला है ये एक बात है ओवर डाइजेशन, और फिर बात इन्होंने एक कही नॉन डाइजेशन, ठीक है। सो ये जो उसको अगर आप टर्मिनोलॉजी बोलते हो योग वशिष्ठ की तो इसको बोला है कुजीर्णत्व, ठीक है। ये जो सेकंड केस है ओवर डाइजेशन, इसको बोला है अतिजीर्णत्व,
ओके। और ये जो थर्ड वाली केस है ना, इसको बोला है अजीर्णत्व। सो अगर हम अपने मॉडर्न साइंस में भी देखेंगे तो कहीं तो किसी लेक्चर में मैंने मेंशन किया था कि गट ब्रेन एक्सिस होता है, राइट? गट ब्रेन एक्सिस आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में। तो ये जो एक्सिस है ना, ये बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है, राइट? तो अगर आपका पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, ऐसा समझा जाता है। तो सेम तरीके से योग वासिष्ठ में भी आपके माइंड का जो डिस्टरबेंस है ना, वो डाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है, और इस तरह से आपको क्या हो जाता है, तो आपको डिसीजेस हो जाते हैं। ओके। फिर क्या हो गया आगे जाके कि इसमें और ज्यादा डेप्थ आ गई, और फिर आयुर्वेद में शरीर रचना, रोगोत्पत्ति के कारण, उनके प्रकार, रोगी का परीक्षण, औषधियों की योजना, औषधियों का निर्माण, शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, ये सारे ब्रांचेस आ गए, और फिर एक अच्छे से ब्रांच हमारे यहाँ पे डेवलप हो गई, जिसको हम कहेंगे आयुर्वेद। ओके। अब आयुर्वेद के बारे में खास बात ये है कि वी कैन से दिस इज द ओनली लिविंग ट्रेडिशन। ओके। कि ग्रंथों में क्या लिखा गया है वो प्रैक्टिस में है। ओके। ग्रंथों में क्या लिखा गया है वो अभी भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका रेफरेंस लेके। अगर इस तरह से आपको कोई ट्रेडिशन देखनी है, कोई साइंस की ब्रांच, आईकेएस की ब्रांच देखनी है ना, तो वो सिर्फ आयुर्वेद है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर आप देखोगे तो ज्योतिष है, उसमें भी आपको दिखाई देगा। या फिर अगर आप देखोगे तो वास्तुशास्त्र जो ब्रांच है, उसमें भी आपको ये चीज दिखाई देगी। ओके। नाट्य शास्त्र जो हमने अभी अभी कुछ दिनों पहले उसके बारे में बात की थी, तो वो आपको दिखाई देंगी। पर पूरा का पूरा, पूरी की पूरी लाइन जो है, जो लीनिएज होता है ना, पूरा डेवलपमेंटल लाइन होती है साइंस की भी। तो अगर आपको वो जिंदा देखनी है ना सोसाइटी में, और अभी भी अप्लाइड है, या एकेडमिक्स में अभी भी सिखाया जाता है, ऐसा अगर आपको कुछ देखना है एडवांस फॉर्म में, तो वो सिर्फ आयुर्वेद है। तो आईकेएस का वर्किंग मॉडल इस तरीके से भी आप आयुर्वेद को समझ सकते हो, आयुर्वेद को इस तरह से आप लोग जान सकते हो। ओके। सो व्हाट इज वेरी स्पेशल अबाउट आयुर्वेद? सो इट इज द ओनली लिविंग, वी कैन से ओनली लिविंग and practicing आईकेएस ब्रांच। ठीक है। ये अभी भी जिंदा है, और अभी भी लोग इसमें काम कर रहे हैं। ओके। अभी भी लोग इस तरह से ट्रीटमेंट लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके। फिर इसकी परंपरा आपको मिलेगी कि सबसे पहले ब्रह्मदेव से ये उत्पन्न हुआ, प्रजापति को फिर आयुर्वेद का ज्ञान दिया गया। फिर अश्विनी कुमार को देवताओं के चिकित्सक के रूप में माना जाता है, राइट? सो दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दिस नेम कम्स इन वेरी वेरी डिफरेंट डिफरेंट टेल्स एंड स्टोरीज। ओके। सो अश्विनी कुमार इनका नाम है। सो ये नाम आपने जरूर, अगर आप कहानियां सुनते होंगे, ओके, या रामायण महाभारत सुना है कभी, तो कहीं ना कहीं ये अश्विनी कुमार नाम आपने जरूर सुना होगा। ओके। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उनके बारे में अगर आप स्टोरीज सुनेंगे कि यज्ञ में कटे हुए घोड़े के सिर को, घोड़े का जो हेड है उसको फिर से जोड़ दिया। पूषण नाम के एक जो देवता है, उसके दांत टूटे थे, फिर से नए लगाए। च्यवन ऋषि नाम के एक ऋषि थे, उनको उनकी आंख की जो रोशनी है वो फिर से उन्होंने वापस की। फिर उनका जो एजिंग था वो उन्होंने दूर कर दिया। ऐसे बहुत सारे इनके स्टोरीज आएंगे। ओके। फिर इन अश्विनी कुमार से इंद्र ने सीखा, फिर इंद्र ने भरद्वाज ऋषि से ऋषि को सिखाया, फिर आत्रेय पुनर्वसु। इस तरह से ये पूरी की पूरी जो आयुर्वेद की ट्रेडिशन है ना, ये आपको हमारे जो आयुर्वेद के टेक्स्ट है उनमें दिखाई देगी जरूर। ओके। पर फिर भी अगर आयुर्वेद जो है उसको आप लोग डिवाइड करना चाहें, ओके, कि आयुर्वेद जो है वो अभी दो टाइप्स के ट्रेडिशंस में सीखा जाता है। तो उसमें से एक जो ट्रेडिशन है वो नाम, उसका नाम है धन्वंतरी ट्रेडिशन। ओके। सो धन्वंतरी परंपरा, और दूसरा है वो है आत्रेय परंपरा। ओके। सो धन्वंतरी ट्रेडिशन और
आत्रेय ट्रेडिशन। ओके, सो इसमें ही अगर आप देखेंगे आगे जाके, सो ये धन्वंतरी जो ट्रेडिशन है ना, या सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे धन्वंतरी ट्रेडिशन, तो इसमें सर्जिकल पार्ट जो है ना, वो हमेशा क्या रहा है, तो मेन रहा है। सो सर्जरी इज फोकस्ड इन धन्वंतरी ट्रेडिशन। और इस ट्रेडिशन का जो फेमस बुक है, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, दैट इज सुश्रुत संहिता। चलो थोड़ा सा ये सेपरेटली लिखते हैं, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आयुर्वेद जो है, फिर से एक बार लेते हैं ये बात। आयुर्वेद जो है वो दो ट्रेडिशंस में डिवाइडेड है। ओके, एक है आत्रेय और एक है धन्वंतरी। सो ये जो धन्वंतरी है, इसमें सर्जिकल पार्ट, सर्जरी इज फोकस्ड। ओके, जिसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा। और इसमें प्रिंसिपल बुक आता है जो है सुश्रुत संहिता। ओके, ये फेमस बुक इसमें आएगा। अगर आप आत्रेय ट्रेडिशन की बात कर रहे हो, तो इसमें काय चिकित्सा जिसको बोलते हैं, दैट इज बॉडी डायग्नोसिस। ओके, सो ये इसमें फोकस में है। और जिसको अगर आप बोलेंगे तो बॉडी डायग्नोसिस। और इस ट्रेडिशन का फेमस बुक है, इसका भी नाम आपने जरूर सुना होगा, दैट इज चरक संहिता। ओके, सो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन चलता है। सो ये दोनों बुक्स जो है, ये आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ओके, एंड अभी भी अगर आप BAMS का BAMS ओके का सिलेबस देखोगे, तो उनके सिलेबस में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। ओके, अब अगर हम देखेंगे स्वास्थ्य विज्ञान की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें शरीर शास्त्र, औषधियों का निर्माण, औषधियों के प्रकार, उनके गुण, इनका बहुत ज्यादा विचार किया गया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट जो है ना, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आयुर्वेद का एक एक एलिमेंट, सो एक एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो ICAS में मेडिकल साइंस समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एक टर्म है, उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज स्वास्थ्य। ओके, स्वास्थ्य दैट मीन्स हेल्थ। ओके, किसको हेल्थ माना गया है, व्हाट इज मेंट बाय हेल्थ इन ICAS। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, देखो कि स्वस्थ कौन है, तो जिसके त्रिदोष, त्रिदोष मतलब क्या, कफ वात पित्त। ओके, ये हमारे बॉडी की प्रकृति होती है। सो जिसके त्रिदोष और बॉडी के जो सप्त धातु है, ये क्या होते हैं ये हम देखेंगे। त्रिदोष और सप्त धातु, इनका बहुत अच्छे से बैलेंस बना के रखा है हम बॉडी में, ये संतुलित है। ओके, ये एक कैटेगरी हो गई। फिर सारी जो बॉडी प्रोसेसेस है, नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ओके, डाइजेशन, सो ये सारी बॉडी प्रोसेसेस जो है वो वेल मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है। ओके, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इसके साथ ही अगर आपका जो माइंड है वो एकदम पीसफुल है, एकदम प्रसन्न है, ठीक है, कोई भी तनाव नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, सो इफ माइंड इज पीसफुल, अगर ऐसी कंडीशन बॉडी में मेंटेन्ड है, तो आप कहेंगे आप स्वस्थ हो। इनमें से अगर कोई भी डिस्टर्ब्ड है, तो आप स्वस्थ नहीं हो। देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर बॉडी एंड यू नीड टू diagnose your disease. Okay, so you need to diagnose it by yourself if it is primary, or else you need to see a doctor, right? So आपका जो डिसीज है वो कौन से स्टेज पे है, इस पे ये डिपेंड करेगा। पर अगर ये सारी चीजें आपकी मेंटेन्ड है, तो वी कैन से यू आर वेरी healthy, you are very safe, and you are living your life happily. Okay, so this is the condition. तो शरीर क्या है अब वो देखते हैं। ओके,
शरीर की बेसिक रचना जो होती है वो क्या है। सो आयुर्वेद के हिसाब से हम और डिसीजेस के हिसाब से भी सो शरीर रचना क्या बोलती है वो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। सबसे पहले तो त्वचा होती है, राइट, स्किन। स्किन होती है, उसके 7 लेयर्स होते हैं। ओके, देन उसमें उन्होंने और एक बात कही है, ये तो त्वचा हो गया, जरा संस्कृत में इसके नाम देखते हैं। फिर एक है, उन्होंने बोला है कला। कला, ओके, सो कला इज नथिंग बट द सबस्ट्राटा ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये भी 7 टाइप का होता है। ओके, दिस इज नथिंग बट सबस्ट्राटा। फिर उन्होंने कहा है एक आशया, ये भी 7 टाइप का बोला इन लोगों ने। ओके, आशया। सो इट इज आशया। आशया इज रिसिपिएंट वेसल्स। देन एक बोला है उन्होंने धातु। सप्त धातु हमने अभी अभी टर्म देखी। सो धातु क्या होता है? धातु मीन्स नॉट मेटल्स ऑलवेज, बट धातु इज द प्राइमरी फ्लूइड्स, जूसेस एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ द बॉडी। जब बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ना, जैसे ब्लड है, ओके, फ्लैश को भी फ्लूइड ही बोला गया है, राइट, फैट को भी फ्लूइड ही बोला गया है। सो ये जो सारा पार्ट है ना, ये धातु में आ जाएगा, और वो भी 7 टाइप का है। फिर आता है शिरा। शिरा, शिरा मतलब आर्टरीज। ओके, सो आर्टरीज बॉडी में 700 टाइप्स के हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। फिर पेशी। पेशी, ओके, ये इन्होंने मसल्स के रूप में पेशी को सोचा है, तो वो 500 टाइप्स के आते हैं। फिर आगे आप देखते हो तो स्नायु बोला है इन लोगों ने, ठीक है, स्नायु है, ये 900 टाइप्स में आते हैं। फिर अस्थि है, ओके, अस्थि मतलब बोन्स, राइट, वो नियर अबाउट 300 इन्होंने बताए हैं। फिर संधि है, ओके, संधि मतलब जॉइंट्स, ओके, बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है, तो वो 210 टाइप्स के हैं, 210 टाइप्स के। फिर मर्म, जिसको वाइटल्स बोलते हैं, ओके, सो वो जो है वो 107 टाइप्स के हैं। फिर धमनी जिसको बोलते हैं, जिसको जैसे आर्टरीज मतलब शिरा, ओके, वैसे धमनी, धमनिया, ओके, वो जो है वो बॉडी में 24 टाइप्स के प्रिंसिपल वेन्स है। फिर दोष, जैसे कफ वात पित्त हमने देखा, तो वो 3 है। मल जो एक्सक्रेटरी प्रिंसिपल सब्सटेंसेस है, वो 3 टाइप्स के हैं। ओके, देन न्यूट्रीमेंट कैनल्स होती है, जिसको स्रोत बोला गया है, तो वो 9 टाइप्स के आते हैं। तो बायोलॉजी के लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हम किसके बारे में बात करें। तो इसके अलावा बहुत सारा है। और फिर साइन्यूज है, वोवन टेक्सचर्स आते हैं बॉडी में, नेटवर्किंग जो करने के लिए काम में आते हैं। फिर बंडल्स ऑफ मस्कुलर बोन्स आते हैं, लॉन्ग रोप्स है, स्टिच लाइक फॉर्मेशंस है। फिर अगर बोन्स का कलेक्शन है, अस्थि मतलब सिर्फ बोन्स, पर अगर कलेक्शन ऑफ बोन्स ऐसा अगर आपको दिखाई दिया, कलेक्शन ऑफ बोन्स जिसका पोजीशन और फंक्शन सेम है, उसका एक यूनिट बन जाता है, तो उसका कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे, उसको संस्कृत नाम है संघात, राइट। सो ऐसे उन्होंने क्या किया है, तो क्लासिफाई किया। यही नहीं, उन्होंने एक स्किन के पोर्स को भी क्लासिफाई किया है, जिसको बोला है रोमकूप, ओके, और उसका नंबर जो है वो है हेयर पोर्स ऑफ द स्किन, और वो है 3.5 करोड़। ओके, सो इस तरह से इन सब को मिलके क्या बनती है, तो हमारी बॉडी बनती है। सो बॉडी का जो एनाटॉमी है, जैसे अभी आप अगर मेडिकल साइंस में एडमिशन लेते हो, तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपको ह्यूमन एनाटॉमी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी ह्यूमन एनाटॉमी का चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, ओके, योग वासिष्ठ, इन सारी चीजों में बहुत अच्छे से क्या किया गया है, तो डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और यही नहीं, तो बॉडी से रिलेटेड जो कुछ भी साइंस के ब्रांच
आपको पढ़ाई जाती है ना, तो उसमें बेसिक एनाटॉमी का स्ट्रक्चर आता है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल संगीत रत्नाकर पढ़ते हो, जो म्यूजिकोलॉजी का बुक है, तो उसमें भी अगर आप फर्स्ट चैप्टर में देखते हो ना उसके, तो वहां पे भी ह्यूमन एनाटॉमी का उन लोगों ने क्या किया है, तो डिस्क्रिप्शन दिया है। दैट चैप्टर इज ऑल अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी। तो म्यूजिक पढ़ने के लिए ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। इस तरह से उनका अप्रोच जाता है। तो इस तरह से ये जो सारा क्लासिफिकेशन है वो किया गया है। ओके। अब आगे अगर आप जाते हो तो रीजन ऑफ डिसीजेस, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ओके, कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसीजेस। ओके, इनके बारे में इन लोगों की क्या सोच है, उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्यों होते हैं रीजंस, क्या होते हैं और एग्जैक्टली वो, तो उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने त्रिदोष, ये त्रिदोष असंतुलन, सो इम्बैलेंस इन दीज थ्री दोषास। ओके, तो जब ये संतुलित है, जब ये बैलेंस्ड है, तो आपकी बॉडी जो है वो कैसे होगी, हेल्दी होगी। पर अगर इनका इम्बैलेंस हो गया, इनका बैलेंस बिगड़ गया, तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में डिसीज तैयार हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया है, तो अपने अपनी जो थियोरी है डिसीज ओरिजिन की, डिसीज अराइजल की, वो हमारे सामने रखी। तो ये त्रिदोष क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सो फर्स्ट को बोला गया है वात। ओके, सेकंड इज कॉल्ड एज पित्त, एंड थर्ड वन इज कफ। वात, पित्त और कफ। और इन तीनों, ये एक्चुअली दोष मतलब क्या है, ये प्रकृति होती है बॉडी की, राइट। और इनके हर एक के 5 क्या है, तो प्रिंसिपल फंक्शंस है, राइट। जैसे वात जो है, उसका क्लासिफिकेशन किया है इन लोगों ने। एक होता है प्राण, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये बॉडी के वायु होते हैं, राइट। प्राण, उदान, ओके, व्यान, समान और अपान। ओके, हम देखते हैं कि ये क्या काम करेंगे। अगर पित्त देखेंगे तो इसका भी एक होता है पाचक, फिर एक है रंजक, फिर एक है साधक, फिर आलोचक, और फिर एक है भ्राजक। कफ भी है, तो उसके भी 5 फंक्शंस है। एक है अवलंबक, एक है क्लेदक, एक है बोधक, एक है तर्पक, और एक है श्लेषक। अब इसमें सारी बॉडी प्रोसेस जो है ना, वो आ जाती है। आप देखेंगे तो प्राण जो है, यहाँ पे वात में जो प्राण आता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। ओके, this is responsible for transport of body fluids. Okay, this is responsible for digestion of food. Okay, and this is responsible for excretory processes. Okay, so इसमें जो वायु, बॉडी का जो वायु है, एयर है, बॉडी एयर, वो क्या आपको मदद करेगी, तो ये 5 प्रकार के फंक्शंस करेगी। पित्त में अगर आप देखोगे, सो दिस इज फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, फिर बॉडी का हीट मेंटेन करने के लिए ये पाचक इम्पोर्टेंट है। फिर रंजक जो है वो ब्लड फॉर्मेशन के लिए काम में आता है। साधक जो है वो आपका जो बुद्धि है, ओके, वो मेंटेन करने में, उसमें इंक्रीज करने के लिए काम आता है। फिर दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर विजन। ओके, और भ्राजक जो है, तो वो बॉडी में जो कलर्स होते हैं ना, वो कलर्स मेंटेन रखने में भ्राजक काम आता है।
स्किन कलर है, इंटरनल ऑर्गन्स के कलरिंग्स हैं, इसमें ये भ्राजक काम आता है। फिर कफ में अवलंबक जो है वो स्ट्रेंथ बिल्डअप करने वाला है। क्लेदक जो है वो अन्न जो होता है, आपका जो फूड होता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। बोधक जो है वो आपको टेस्ट देने वाला है। टेस्ट आपकी जो सेंसरी सेंस आता है ना टेस्ट का, वो ये इस बोधक से आता है। तर्पक जो है वो आपके सारे जो सेंस ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल करता है, जैसे आपके आंख है, ओके। और श्लेषक जो है ना वो बॉडी में मॉइस्चर बना के रखता है। सो इनमें ये बेसिक बेसिक बताया। इस इनके बहुत डिटेल में फंक्शंस आपको इन ये जो सुश्रुत संहिता, चरक संहिता है, इनमें मिल जाएंगे, ओके। पर यहाँ पे हम लोगों ने इनके थोड़े से बेसिक बेसिक में फंक्शंस क्या है इनके बारे में बात की, ठीक है। अब इनमें किसी में अगर ऐसा होता है क्या कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया, ठीक है, तो उसके लिए इनका क्या करना पड़ता है, बैलेंस बना के रखना पड़ता है। सो ट्रीटमेंट मतलब क्या है, अगर अब हमने डिसीजेस के रीजंस देखे, अगर ओके, तो अगर आपको अब ट्रीटमेंट पार्ट में जाना है ना, तो ट्रीटमेंट क्या बोलता है आयुर्वेद कि मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, ओके। सो ऐसा कुछ तो करो कि इन त्रिदोष का जो बैलेंस है ना वो अच्छे से बना रहना चाहिए। तो इसमें भी ट्रीटमेंट इन लोगों ने दो पार्ट्स में क्लासिफाई की है। एक को बोलते हैं शोधन, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इम्बैलेंस पॉइंट, एंड दूसरा है शमन, ओके, कि टू सप्रेस दिस इम्बैलेंस, ओके। सो शोधन जो है इसमें पंचकर्म का यूज आता है, ये भी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। शोधन में पंचकर्म आता है, जैसे क्या क्या आएगा इसमें, एक है वमन, सिर्फ नाम तो सुनो, ओके, आपको पेपर नहीं लिखना है इसके ऊपर। वमन, विरेचन, ओके, फिर बस्ती, फिर एक आता है रक्तमोक्षण, एंड दिस इज वेरी एंशिएंट मेथड। ये अगर आप इंडिया के बाहर भी देखोगे ना अलग अलग ट्रेडिशंस, तो उसमें भी जैसे हम लोग मानते हैं ना कि बेसिक प्रॉब्लम किसमें है कि कफ वात पित्त के इम्बैलेंस में, तो रक्तमोक्षण ये वाली जो मेथड है ना, ये भारत के बाहर भी बहुत यूज की गई है कि मतलब जो इम्प्योर ब्लड है वो निकाल लो बॉडी से, ओके। तो रक्त का जब दोष होता है तो ये मेथड जो है ना ये फॉलो करते हैं। ऐसा माना जाता था कि सारे जो डिसीजेस है ना वो इम्प्योर ब्लड निकालने से क्योर हो जाते हैं। ये बहुत मतलब पुरानी मान्यता है, ओके। हमारे यहाँ पे सिर्फ यही एक मान्यता नहीं है, पर एक सिर्फ शोधन कर्म में जो एक पॉइंट है ना रक्तमोक्षण, वो मैंने बताया, पर ये बाकी के थेरेपीज में, बाकी के ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस में ये मेन पार्ट होके रखा है, ओके। तो इसके डिटेल्स आप नेट पे पढ़ सकते हो। शमन जो है ना इसमें बेसिकली इसमें रसायन का प्रयोग होता है, मतलब इसमें एक्चुअली मेडिकेशंस होते हैं, ओके। सो मेडिसिन का यूज यहाँ पे होता है। तो इसकी जो चिकित्सा है, ओके, इसका जो डायग्नोसिस है, इसका जो यूज है, तो वो 8 टाइप का बताया गया है, ओके। दिस इज क्लासिफाइड इन 8 फॉर्म्स, ओके। तो 8 फॉर्म्स में क्या क्या आता है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो इसमें एक आएगा दैट इज काय चिकित्सा, दैट इज सामान्य, मतलब जो हम बोलते हैं कि इन जनरल डायग्नोसिस। सेकेंड आता है कौमार भृत्यम, ओके, कौमार भृत्यम, दैट मीन्स छोटे लोगों की, छोटे बच्चों की चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा, ओके। फिर थर्ड आता है दैट इज भूत विद्या, दैट मीन्स साइकोलॉजिकल डिसीजेस, ओके। फिर एक है दैट इज शालाक्य तंत्र, हम बोलते हैं ना कि कान, नाक, ओके, थ्रोट, इनकी चिकित्सा, ओके। फिर आता है शल्य तंत्र, दिस इज वेरी स्पेशल केस, दैट इज सर्जरी,
फिर आता है दैट इज अगध तंत्र, दैट इज टॉक्सिकोलॉजी, अगध मीन्स टॉक्सिकोलॉजी। फिर आता है रसायन, दिस इज ऑल अबाउट फार्मेसी वी विल सी, एंड एट्थ टाइप इज वाजीकरण, ओके, टू इंक्रीज द स्टैमिना ऑफ द बॉडी एंड ऑल, ओके, सो वाजीकरण। सो इस तरह से ये 8 पार्ट्स हैं, दैट इज दिस, एंड इसमें मेडिसिन का एक्चुअली यूज किया जाता है, ओके। सो लेट अस टॉक अबाउट समथिंग अबाउट मेडिसिन, कि मेडिसिन के बारे में क्या बात थी और उसके बारे में आयुर्वेद में क्या सोच के रखा है। मेडिसिन क्या होती है एग्जैक्टली? सो चरक कहते हैं कि जो जहाँ रहता है ना, उसने उसके आसपास के प्रकृति ने जो कुछ भी दे के रखा है उसका यूज करना चाहिए एज मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर से मेडिसिन लाओ, ऐसी कंसेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं है, ओके। सो चरक एक बेसिक कंसेप्ट मानता है कि जो जहाँ पे रहता है उसके इलाज के लिए नेचर ने उसको वहाँ ही मेडिसिन दे के रखा है। सो अपने आसपास देखो, पौधे देखो, पेड़ देखो, ओके, उनके रूट्स, उनके स्टेम्स, उनके फ्लावर्स, उनके फ्रूट्स, ये सारा देखो, ठीक है। फिर चरक संहिता में ये बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो मानी गई है। सो एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेडिसिन 341, ओके, 341 मेडिसिन आर यूज्ड, ओके। सो 341 जो मेडिसिन है वो प्लांट ओरिजिन के हैं, सो दीज आर ऑफ प्लांट ओरिजिन, ओके। फिर अगर आप देखते हो तो 177 जो है वो एनिमल ओरिजिन के हैं। मेडिसिन का क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं वो लोग देख सकते हो आप लोग। फिर 64 जो है वो मिनरल ओरिजिन्स है, ओके। सो मिनरल ओरिजिन्स, देन इस तरह से इन लोगों ने इनको क्लासिफाई करके रखा है। सो ये क्लासिफिकेशन किसका हुआ? ये चरक संहिता का क्लासिफिकेशन हो गया, ओके। फिर इस तरह से सुश्रुत संहिता में भी क्लासिफिकेशन है। सुश्रुत संहिता क्या कहती है कि 385 जो है वो प्लांट ओरिजिन के हैं, ओके। फिर 57 जो है वो एनिमल ओरिजिन के हैं मेडिसिन, हाँ। और उन्होंने कहा है कि 64 जो है वो फिर से मिनरल्स वाले हैं। सो ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे बोला है ये सुश्रुत ने बोला है, सुश्रुत संहिता में, ठीक है। सो इस तरह से मेडिसिन का इन लोगों ने क्लासिफिकेशन करके रखा है। फिर अगर आप देखते हो तो जो मेडिसिन है वो एग्जैक्टली क्या करती है, टाइप्स ऑफ मेडिसिन क्या है, ओके। टाइप्स ऑफ मेडिसिन अगर आप देखते हो तो इन्होंने 4 टाइप बताए हैं। सो वन इज व्हाट, और ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हम जो बोल रहे हैं अभी, ये रामायण में बताया है, ओके। सो रामायण में जब लक्ष्मण पे बहुत बड़ा अटैक हुआ था और वो क्या हो गया था, बेहोश, तब जाम्बवान जो था ना, तो उसने हनुमान को हिमालय में 4 टाइप की वनस्पतियां मिलती है, ऐसा उसने क्या किया है तो वर्णन किया है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, युद्धकांड में जो आता है उसके बारे में बोलते हैं। तो उन्होंने बात की एक विशल्यकरणी नाम की, विशल्यकरणी, जिसका मतलब है कि जो शरीर में घुसे हुए जो कुछ भी वेपन्स है ना वो निकालती है। फिर सेकंड है संधानी, जो शरीर के घाव भरती है। फिर थर्ड आती है सुवर्णकर्णी, सुवर्णकर्णी ये क्या करती है, ये त्वचा का रंग ठीक करती है, स्किन का रंग ठीक करती है। और चौथी है दैट इज मृत संजीवनी, तो ये क्या करेगी, ये जैसे पुनर्जीवन दे देगी, ओके। सो इस तरह से
इन लोगों ने क्या किया है, ये तो वर्णन रामायण में आया है। तो ये प्रिंसिपल, ये बहुत पुराना वर्णन है, पर बाद में चरक के बाद नागार्जुन, वाग्भट, इन लोगों ने केमिकल्स डेवलप किए, जो जैसे हमने रसशास्त्र में देखा, केमिस्ट्री में देखा। तो जो आपका मर्क्यूरी है, उसको प्यूरिफाई करके उसका मेडिसिनल यूज उन लोगों ने क्या है वो बताया। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनका भी अलग अलग मेडिसिन में कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, उनका पाउडर कैसे कर सकते हैं, उनका भस्म कैसे कर सकते हैं। तो ये विद्या डेवलप हो गई। ओके। और ये जो भस्म है, जिसको बोला गया है भस्म, ओके, तो ये भस्म प्लस प्लांट ओरिजिन के कुछ मेडिसिन है, इनका यूज आयुर्वेद में बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो पिक्चर है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज सर्जरी। ठीक है, जिसको आयुर्वेद में बोला गया है शल्य चिकित्सा। तो ये शल्य चिकित्सा क्या होती थी, इसके बारे में क्या इन लोगों ने सोच के रखा है। तो इन्होंने अगर हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड कैसे हमको क्या मिलेगा, कि इसमें अप्रिसिएशन मिल चुका है, रिकग्निशन मिल चुका है। तो इंग्लैंड के बहुत सालों पहले इंग्लैंड के जो ये थे सर्जन्स थे, तो उन्होंने उनके मान के लिए, उनके अप्रिसिएशन में कैलेंडर निकाला, और उसमें दुनिया के सबसे श्रेष्ठ सर्जनों के चित्र दिए गए थे। तो उसमें से पहला चित्र सुश्रुत का था। ओके। और जिनको विश्व का पहला सर्जन माना गया है। और ये सर्जरी की जो हिस्ट्री है वो भारतीय परंपरा में बहुत पुरानी है। सो धन्वंतरी को इस शल्य चिकित्सा का जनक माना गया, फादर ऑफ सर्जरी। ओके। सो अगर हम फादर ऑफ सर्जरी बोलेंगे इंडियन वे में, सो ही इज नथिंग बट धन्वंतरी। ओके। सो बहुत सारे बुक्स यहाँ पे लिखे गए, जैसे सुश्रुत, पुष्कलावत, गोपरीक्षित, भोज, विदेह, निमि, कंकायन, गार्ग्य, गालव, जीवक, पर्वतक, हिरण्याक्ष, कश्यप, इन सारे लोगों के राइटिंग्स हमको मिलते हैं। इनमें से कुछ अवेलेबल है, कुछ नहीं है, पर शल्य चिकित्सा हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी थी। ओके। सो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में हार्ट, स्टमक, ओके, इनके डिसीजेस का वर्णन है, और शरीर के 9 डोर्स का वर्णन है। ओके, डोर्स ऑफ बॉडी, कि जहां से आप बॉडी को कट दे सकते हो और सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। सो बहुत ज्यादा आपको ऋग्वेद में भी ऐसे सूक्त मिलेंगे कि जिसमें शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का उन्होंने क्या किया है, तो यूज किया है। ऋग्वेद के सूक्त है, जैसे आपको अगर नंबर बताएं तो 8.86.2 अगर आप देखते हो ये जो सूक्त है, तो इसमें सर्जरी का वर्णन आता है। ठीक है। फिर अश्विनी कुमार ने श्रवण शक्ति वापस लौटा दी। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा और अगर आप ये भी आपको वर्णन मिलेगा कि आंखों की रोशनी वापस कर दी। सो इस तरह से आपको इस तरह से वर्णन मिल सकता है। बौद्ध काल में भी शल्य चिकित्सा बहुत ज़्यादा डेवलप थी। एक विनय पिटक नाम का बौद्ध ग्रंथ आता है, जिसमें रेफरेंस आता है कि ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ था। ओके। और जो जो वैद्यराज जीवक था, उसने क्या किया, वो जो इन्फेक्शन है वो सर्जरी से दूर कर दिया। उसको उन्होंने स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है कि कीड़े पड़ गए थे नॉल। ओके। सो वो क्या किया, तो वो जो इन्फेक्शन है वो तो दूर कर दिया, और उसके जो घाव हुए उसके लिए, तो वो भी घाव उन्होंने क्या कर दिए, तो ठीक कर दिए। ओके। सो इस तरह से आपको बहुत सारे सर्जरी के एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे बुक्स में मिलेंगे। ओके। सो ये जो सर्जरी भी है ना, तो ये सर्जरी भी हमारे यहाँ पे 8
टाइप्स में क्लासिफाई कर दी है कि 8 टाइप्स की सर्जरी हो सकती है। जैसे उन्होंने उसका दे दिया है क्लासिफिकेशन कि छेद्य, भेद्य। आपको अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हो कि एक है छेद्य, फिर है भेद्य, ओके, फिर एक है लेख्य, ओके, फिर वेद्य। सो इस टाइप के आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। ऐश्य, फिर आहार्य, फिर विश्रव्य, सीव्य। सो ये 8 टाइप की सर्जरीज इन लोगों ने दे के रखी है। सो छेद्य मतलब फॉर ट्रांसेक्शन, भेद्य मीन्स पूरा का पूरा ओपन करने के लिए, लेख्य मतलब डिफरेंट करने के लिए, वेद्य मतलब बॉडी से हार्मफुल फ्लूइड निकालने के लिए, ऐश्य मतलब आपकी जो नाड़ी होती है उसमें से घाव ढूंढने के लिए। इस तरह से इन लोगों ने क्या किया है। सीव्य मतलब आपका जो वुंड है वो उसको उसमें स्टिचेस डालने के लिए। सो इस तरह से ये जो शल्य क्रियाएं हैं मतलब जो सर्जरी है, इनको इन लोगों ने पहले से क्लासिफाई करके रखा है। उसके लिए बहुत सारे जो डायग्राम्स है मतलब बहुत सारे जो यंत्र है वो भी हमारे यहाँ पे इन लोगों ने बना के रखे थे, वो आज भी काम में आते हैं। सो जैसे हमने केमिस्ट्री के यंत्र देखे थे, तो इस तरह से इसमें भी बहुत सारे यंत्र है, जैसे अंगुली यंत्र, अर्शो यंत्र, वस्ती यंत्र, भृंगमुख यंत्र। नेट पे आपको ये इजीली मिल जाएगा। दिस इज वेरी इजी टू फाइंड, ओके। सो बहुत सारे फोर्सेप्स, देन पेयर ऑफ टंग, इस तरह से मिलते जुलते यंत्र जो है ये सुश्रुत संहिता में शस्त्र क्रियाओं के लिए आवश्यक यंत्र इन लोगों ने मेंशन करके रखे हैं, ओके। सो इस तरह से सर्जरी का हिस्ट्री हमारे यहाँ पे होता था। इस प्रकार और एक पार्ट है दैट इज बैंडेजेस। 14 टाइप्स के बैंडेजेस भी होते हैं, ओके। 14 टाइप्स ऑफ बैंडेजेस, ओके। सो इसका भी वर्णन आता है कि पट्टियां जिनको बोलते हैं कि उसमें, और सिर्फ बैंडेजेस नहीं, प्लास्टर्स, ओके, वो भी इसमें ही आता है कि हड्डियों का अगर कोई प्रॉब्लम है तो कान है उसमें, या आपके आँख है तो उसके लिए भी अलग अलग उन्होंने बैंडेजेस बना के रखे हैं, ओके। फिर कैंसर के बारे में कुछ मिलता जुलता विवरण आता है कि कैसे किया जाए। फिर सी सेक्शन हम बोलते हैं कि डिलीवरी बाय सी सेक्शन, उसका भी वर्णन आता है। सिजेरियन कैसे किया जाए, हालांकि उसका यूज़ बहुत कम होता जाता था, पर फिर भी कैसा उसका यूज़ किया जाए इसके बारे में आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब एक बहुत ख़ास बात है जिसका रिपोर्ट छपा था, इसलिए हम उसको देखेंगे, दैट इज़ प्लास्टिक सर्जरी, ओके। सो एडवांस सर्जरी है बहुत, राइट। सो इसको प्लास्टिक सर्जरी बाद में बोला गया, पर हमारे यहाँ पे ये ट्रेडिशन थी। क्या वो उसकी एक पूरी आपको स्टोरी बता देती हूँ लास्ट में। तो क्या होता था कि जयपुर के एक डॉक्टर थे विजय दया, ओके। उन्होंने एक प्लास्टिक सर्जरी के एक्सपेरिमेंट का वर्णन किया है। सो लगभग 1792 में जब टीपू सुल्तान और मराठों के बीच में एक वॉर हुआ, तो क्या हुआ कि 4 मराठा सैनिक और एक गाड़ीवान था, उसका हाथ और नाक कट गया। फिर क्या हुआ कि साल भर के बाद वो जो गाड़ीवान था वो पुणे के पास में एक कुम्हार के पास आ गया, ओके, जो पॉट्स बनाता है, राइट, उसके पास आ गया और उसने, उस कुम्हार ने इसको नई नाक लगा दी। और वो कैसे की कि उसको मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ में कटे हुए ह्यूमन ऑर्गन्स बनाने को फिर से जोड़ने की कला उसको आती थी, ओके। तो फिर ये बहुत फेमस हो गया, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो। तो उसने क्या हुआ कि 1793 में क्या हुआ कि एक ये जो क्रिया थी शल्य क्रिया, उसको
2 अंग्रेज डॉक्टर थे, डॉक्टर थॉमस क्रस्सो एंड डॉक्टर जेम्स फिंडले, इन्होंने भी देखा। तो उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट छापी, ओके। और 1794 में इंग्लैंड में एक जेंटलमैन रिपोर्ट आता था, ओके। जेंटलमैन एक जो मैगजीन है वो आता था, इसमें ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करवा दिया। तो उसकी प्रोसेस उन्होंने क्या बताई वो आपको बताती हूँ, चलो। तो उसने वैक्स की एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक नाक बना दिया और वो कटे हुए नाक के जगह पे लगा दिया। फिर जो वैक्स था उसको इस तरह से फैला दिया कि उसके माथे पर, मतलब उसके जो फोरहेड है उस पे उसको कवर कर दिया। फिर वो जो वैक्स है उसके चारों साइड पे इंडिकेशंस बना दिया, निशान्स बना दिए, मार्क्स बना दिए और वो हटा दिया। फिर क्या किया कि उस फिगर के अनुसार जो उसका फोरहेड है उसमें उसमें से जो अपर लेयर ऑफ स्किन है वो निकाला, ओके। फिर बीच में नीचे आंखों में जो सेंटर पे छोटे से जगह से वो जो चमड़ी है वो अटैच रह जाती है। फिर इस जो अटैचमेंट है ना, इसको जोड़ बोला गया कि इस जोड़ के कारण क्या हो गया कि पुरानी नाक के बचे हिस्से जो है उसके 2 भाग हो गए और उनके पीछे की ओर चीरा लगाया जाता है, कट बनता है और माथे की चमड़ी को नीचे लाकर इस चीर में वो जो अटैचमेंट है ना उसमें फंसा दिया जाता है। फिर एक कपड़े का टुकड़ा लिया जाता है, उसमें टेरा जपोनिका, जिसको पीला कत्था बोलते हैं, उसको पानी से लुगदी जैसा बनाकर फैला लिया जाता है और ऐसे 5-6 टुकड़े एक के एक ऊपर तक जहाँ पे आपको सर्जरी करनी है ना उस जगह पे रख दिए जाते हैं और 4 दिनों तक इस प्रकार के पट्टी के बाद घी में डूबा हुआ कपड़ा रखा जाता है। 20 दिनों के बाद चमड़ी के जोड़ को, आंखों के जो सेंटर में जो जोड़ था उसको हटाकर नई बनी नाक जो है उसको ठीक से शेप दिया जाता है। शल्य क्रिया जो है, सर्जरी के पहले 5 दिन जो पेशेंट है उसको बिस्तर में लेटा हुआ रहना पड़ता है और 10वें दिन नई बनी जो नाक है ना उसके जो नाक फूट है उसको इजीली ओपन रखने के लिए नरम कपड़े का या जो आपका कॉटन है उसके टुकड़े उसमें रखे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार इस जेंटलमैन रिपोर्ट जो है उसमें ये सारा का सारा पब्लिश हो गया और वहाँ पे एक रिमार्क दिया उन लोगों ने। उन वहाँ के रिमार्क्स क्या थे उनके बारे में बात करते हैं। रिमार्क्स कुछ ऐसे थे कि उसका सक्सेस रेट है ये हमेशा अच्छा है, कभी भी ये फेल नहीं जाता, नाक जो है वो एकदम से पक्की जुड़ जाती है, पहले जैसे दिखाई देते हैं और माथे पर चमड़ी हटाने का जो निशान था ना वो भी कुछ समय के बाद दिखना बंद हो जाता है, ओके। सो इस तरह से ये रिपोर्ट जेंटलमैन रिपोर्ट में जेंटलमैन मैगजीन में पब्लिश हो गया और फिर यूरोप में बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गया। फिर इस पूरी टेक्निक का बहुत अच्छे से स्टडी किया गया, ओके। और फिर इस हिसाब से एक सर्जन थे डॉक्टर जेसी कार्प्यू, उन्होंने इस प्रोसीजर को अच्छे से स्टडी करके थोड़ा मॉडिफाई करके 1814 में ये सर्जरी रिप्रोड्यूस की और वो भी सफल रही, ओके। सो इस प्रकार का ये जो ऑपरेशन है ये हमारे इंडिया से रिपोर्टेड है। ये बात आपको बताना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, ओके। सो एक्चुअली फेशियल फ्लिप जिसको बोलते हैं तो उसका भी एक वर्णन हमारे यहाँ पे है। तो उसके लिए शहद, घी, ओके, इनका यूज़ करना चाहिए। इस तरह से सुश्रुत संहिता में भी क्या आता है, वर्णन आता है, ओके। सो ऐसे डिफरेंट सर्जरीज जो अभी के पीरियड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। इसके लिए पढ़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हमारे इंडिया के जो रिपोर्ट्स यूरोप के मैगजीन में पब्लिश हुए हैं ना उसको भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तब के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया से कौन से टेक्निक्स का, कौन से ट्रेडिशंस का इन डिटेल स्टडी किया है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी जो
रिपोर्ट हो चुकी हैं, और जो रिपोर्ट होने बाकी है उसका स्टडी जो बायोलॉजी के लोग हैं या इस ब्रांच में जिनकी रुचि है, ओके, वो लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं. ओके, so in this way we have taken some important aspects of Ayurveda. Okay, तो इसमें हमने औषधि जो है इसके बारे में क्या बात करनी है, ओके, तो वो थोड़ा सा देखा. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा अलग ब्रांच में जाएंगे, दैट इज एग्रीकल्चरल साइंस, और उसके लिए क्या मेथड हमारे यहाँ पे यूज करते थे और उनका कैसे थॉट रहा है एग्रीकल्चरल साइंस के बारे में, इस पे थोड़ा सा देखेंगे. ओके, so let us stop in this video. If you have any kind of doubt, then please feel free to ask me. See you in the next video. Thank you. Bye.